Hello guys, welcome back to our channel part 10 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 91 रुद्रक्षी की बेरुखी। अगली सुबह आज रुद्रक्षी को सिंघानिया इंडस्ट्रीज में मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर निकल गई थी। विधा अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद रुद्रक्षी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सामने थी। वो सामने देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके गेट पर लिखा था सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्रक्षी अब अंदर जाती है। आज रुद्रक्षी ने वाइट कलर का बिजनेस सूट के साथ ही हाई हील्स और अपने बालों की हाई पोनी बना रखी थी। आज उसका लुक तरह से प्रोफेशनल था। रुद्रक्षी रिसेप्शन पर जाती है और कहती हैं, एक्सक्यूज मी, वो मेरी मिस्टर टी एस सिंघानिया के साथ मीटिंग है। मैं ओबरॉय इंडस्ट्रीज की तरफ से हूँ। कुछ देर बाद रुद्रक्षी एक मीटिंग रूम के सामने खड़ी थी। वो अब दरवाज़ा खोला अंदर जाती है। त्रिशूल अपने केबिन में अपनी कुर्सी दूसरी तरफ किए हुए बैठा था। रुद्रक्षी के साथ इस वक्त त्रिशूल का पर्सनल असिस्टेंट था जो उसे यहाँ लाया था। कैटन रुद्रक्षी को बैठने के लिए कहता है। फिर वो त्रिशूल के केबिन में जाकर उसकी तरफ देखकर कहता है, सर, वो ओबरॉय इंडस्ट्रीज की तरफ से मिस राजपूत आई है। आपकी अभी उनके साथ मीटिंग है। ठीक है, मैं आता हूँ। त्रिशूल कुर्सी घुमाकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखते हुए कहता है। वहीं दूसरी तरफ आज आद्या का चेहरा उतरा हुआ था। आज सुबह समर्थ उसे मिले बिना ही ऑफिस चला गया था। ऊपर से वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रहा था। जब से उन दोनों के बीच सब ठीक हुआ था, तब से आज पहली बार ऐसा हुआ था। आद्या को समर्थ की चिंता भी हो रही थी। तभी रोहिणी कमरे में आती है। रोहिणी अपने हाथ में पकड़े कपड़े देखकर कहती हैं, भाभी सा, हमारी हेल्प कीजिए। हम इनमें कौन से कपड़े पहने? वो हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। आद्या दोनों कपड़े ध्यान से देखती है। एक हल्के आसमानी रंग का था और दूसरा गुलाबी और गोल्डन मिक्स कॉम्बिनेशन कलर का था। आद्या गुलाबी और गोल्डन मिक्स चूज करती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्षी अभी विधा से फ़ोन पर बात कर रही थी। त्रिशूल अभी तक मीटिंग रूम में नहीं आया था। रुद्रक्षी विधा को समझाते हुए कहती हैं, बच्चा, मम्मा की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। प्लीज़ अभी जिद मत करो। मम्मा की मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी, मम्मा जल्दी से घर आ जाएगी। फिर हम आधू मासी से मिल लेंगे और मम्मा आते टाइम आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी लाएगी। अभी मम्मा फ़ोन रखती है। ओते मम्मा, विधा मम्मा की गुड गर्ल है। आई लव यू मम्मा। दूसरी तरफ से विधा कहती हैं, आई लव यू टू मेरा बच्चा। अच्छा सुनो, आपके दादू को फ़ोन करना। आपको पता है ना, दादू आपको मिस करते हैं। रुद्रक्षी कहती हैं, ओते मम्मा, बाय। दूसरी तरफ से विधा कहती हैं, बाय मेरा बच्चा। रुद्रक्षी कहकर फ़ोन रख देती है। तभी रुद्रक्षी की नज़र त्रिशूल पर जाती है। जो दरवाजे पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। रुद्रक्षी उसे देखकर हैरान थी। वहीं त्रिशूल भी उसे देखकर हैरान था। वो हैरान इस बात से था कि यहाँ वो जिससे मीटिंग के लिए आया था वो कोई मिस राजपूत थी। तभी त्रिशूल को याद आता है, रुद्रक्षी का सर नेम राजपूत था, पर उसने अपना सर नेम क्यों नहीं चेंज किया? शादी के बाद तो उसका सर नेम रुद्रक्षी ओबरॉय होना चाहिए था। त्रिशूल अपने ख्यालों में खोया था कि उसे रुद्रक्षी की आवाज़ आती है, तुम्हारे बॉस कितने बदतमीज है। मैं यहाँ पिछले 10 मिनट से बैठी हूँ और वो अभी तक नहीं आए। रुद्रक्षी को नहीं पता था जिसके साथ उसकी मीटिंग है वो टीएस सिंघानिया मतलब त्रिशूल सिंघानिया ही है। उसे तो त्रिशूल का सर नेम तक पता नहीं था। त्रिशूल उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ़ की तरफ। तभी उस रूम में कैटन आकर कहता है, सर, यही है मिस राजपूत जिनके साथ आपकी मीटिंग है। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं त्रिशूल के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो रुद्रक्षी को चिढ़ाने का काम कर रही थी। रुद्रक्षी अब उसकी तरफ देखकर कहती हैं, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं रुद्रक्षी राजपूत, ओबरॉय इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप बुरा ना माने तो मीटिंग शुरू करें। त्रिशूल अपना सर हाँ में हिला देता है।
कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। त्रिशूल को समझ नहीं आ रहा था रुद्रक्षी उससे इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही है। जब से वो उससे मिली थी तब से वो उससे अजनबी की तरह मिल रही थी। त्रिशूल को उसकी नाराजगी है। वो समझ रहा था पर ये नाराजगी क्यों है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रुद्रक्षी जैसे ही जाने को हुई कि उसे त्रिशूल की आवाज आती है। त्रिशूल अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहता है, रुद्रक्षी, रुद्रक्षी। त्रिशूल के मुंह से जैसे ही अपना नाम सुनती है वो ठिठक जाती है। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद के इमोशंस कंट्रोल कर पीछे पलट कर देखती और एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, मिस्टर सिघनाय, आप अपने क्लाइंट से एक ही मीटिंग में इतने फ्रैंक हो जाते हैं। मैं इस वक्त अपने क्लाइंट से नहीं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। त्रिशूल उसकी आंखों में देखकर कहता है, रियली, तुम मुझे दोस्त मानते भी थे या फिर पिछली बार की तरह ड्रामा कर रहे हो? मुझे तो लगा शायद मैं याद भी नहीं हूँ। पर खैर, रुद्रक्षी अब गुस्से में बिफरते हुए कहती हैं। चैप्टर 92 ड्रंक समर्थ। तुम ये ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज साफ साफ बताओ। त्रिशूल कंफ्यूजन से कहता है। क्या साफ साफ सुनना है? डॉट डॉट तुम्हें त्रिशूल, बोलो क्या साफ साफ सुनना है? डॉट 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 3 साल। त्रिशूल 3 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। डॉट 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 3 साल से हमारी दोस्ती थी ना? पर तुम्हें एक बार भी वो देश, कॉलेज, घर सब छोड़कर जाने से पहले मुझे बताना, मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा? मुझे तुम कॉलेज छोड़कर चले गए हो, पता भी चला तो किससे? उस जेनिफर से। हाँ मानती हूँ, उस दिन मैं वहाँ नहीं आई। इसका मतलब तुमने हमारी 3 साल की दोस्ती को 1 सेकंड में तोड़ दिया। चले गए। सच सच बताना, क्या तुम्हारी नज़र में तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं थी? आज रुद्रक्षी अपने इतने सालों का गुस्सा बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने एक आंसू भी बाहर आने नहीं दिया था। वो आगे कहती हैं, पता उसमें तुमसे क्या कहना चाहती थी, पर तुम कहकर चुप हो जाती है। त्रिशूल जैसे ही कुछ कहने को हुआ रुद्रक्षी अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है और आगे कहती हैं, एक बार तुमसे उम्मीदें रखकर गलती कर चुकी हूँ। बार बार एक गलती मैं दोहराना नहीं चाहती। शायद मेरी दोस्ती एक तरफी थी, पर अब तुम्हें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अजनबी बनकर मिल रहे हैं, आगे भी वैसे ही मिलेंगे। कहकर तेजी से रूम से बाहर निकल जाती है। उसके आंसू जो उसने अब तक रोक रखे थे, वो किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। वो मन ही मन कहती हैं, क्यों चले गए तुम त्रिशूल? मैं तुम्हें बताना चाहती थी कितना प्यार करती हूँ तुमसे, पर तुमने तो मुझे कभी दोस्त भी नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ त्रिशूल की आंखों में भी नमी उतर आई थी। वो मन ही मन कहता है, काश उस दिन तुम वहां आ गई होती, तो मुझे आज अपनी फीलिंग्स ना बताने का गिल्ट नहीं रहता। तभी उसके दिमाग में आता है, ये ऐसे क्यों कह रही थी कि मैं इससे मिले बिना आया? इसे बताया नहीं, मैं इससे मिलकर आया था। वो इसी सोच में डूबा हुआ था। दोपहर हो चुकी थी, पर आज सुबह से समर्थ से बात नहीं हो पा रही थी, जिससे आद्या को अब चिंता हो रही थी। वो फिर से उसे फ़ोन लगाती है, पर इस बार वो फ़ोन नहीं उठाता। आद्या आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो बिना देरी किए फ़ोन उठाती है। फ़ोन समर्थ ने किया था। आद्या कुछ कहती उससे पहले समर्थ कहता है, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम ड्राइवर को भेज रहे हैं, वो आपको हम तक पहुंचा देगा। कहकर बिना आद्या की बात सुने फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद आद्या एक बंगले के दरवाजे पर खड़ी थी। डॉट 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 समर्थ का ड्राइवर उसे यहाँ लेकर आया था। आद्या को समर्थ पर पूरा विश्वास था। डॉट 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 वो एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। अंदर देखती है। डॉट 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 तो हैरान रह जाती है। अंदर उस बंगले के बड़े से हॉल में कुछ तस्वीरें थी। डॉट 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 पर सारी तस्वीरें आद्या की थी, कभी अपना दुपट्टा संभालते हुए, डॉट 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 कभी हंसते हुए। सारी तस्वीरें उसकी थी, पर वो पूरा हॉल खाली था। डॉट 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 ये वही बंगला था जहां समर्थ आता था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या अपनी नज़रें इधर उधर करती है। उसकी नज़र उस कमरे पर जाती है जिसकी लाइट जल रही थी। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ाती है समर्थ की आवाज़ सुनकर ही वो समझ गई थी। वो बहुत परेशान हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो अब उस कमरे में जाती है। वो कमरा भी खाली था। उस कमरे में भी आद्या की फोटोज थी। आद्या अब उस कमरे को बड़े ध्यान से देखती है। वो आगे बढ़ती है। उस कमरे से लगकर एक बालकनी थी, जिससे बंगले का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। बंगले के पीछे एक नदी थी, जिस पर एक लकड़ी का पुल बना था। चारों ओर हरियाली थी। आद्या उस नज़रें को देख रही थी। तभी समर्थ उसे पीछे से हक कर अपनी लड़खड़ाती जबान से कहता है, आप आ गईं। उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। आद्या पीछे पलटती है और कहती हैं, आपने शराब पियाई है। समर्थ छोटा सा मुंह करता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, हाँ, पर तुसी सच्ची वो हमें आपसे कुछ कहना है, और अगर हम होश में होंगे ना तो नहीं कह पाएंगे। आद्या समर्थ की तरफ देखती है, जो बहुत परेशान लग रहा था। आद्या आगे बढ़ती है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहती हैं, क्या हुआ समर्थ, आप क्यों इतना परेशान हैं? कुछ हुआ है क्या? समर्थ अब आद्या को जोर से गले लगाता है और अपनी भारी आवाज में कहती हैं, हम आपको बताएंगे, पहले आप हमसे वादा कीजिए, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, पर फिर भी आद्या उसकी आवाज और आंखों में डर साफ देख पा रही थी। आद्या अब उसका हाथ पकड़ती है और कमरे में ले जाकर उसे सोफे पर बैठा देती है। फिर उसके पास बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप खुद कहेंगे तब भी नहीं। अब बताइए क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? वो हमें ना, समर्थ कहने की कोशिश करता है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो उठता है और नीचे बैठकर अपना सर आद्या के गोद में रख देता है। आद्या धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगती है। समर्थ एक गहरी सांस लेता है और उसे उस फोन कॉल के बारे में बताता है। आद्या सब सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध थी। उसके हाथ रुक गए थे। समर्थ को जैसे ही एहसास होता है, वो उसकी तरफ देखता है। आद्या उसकी तरफ ही देख रही थी। समर्थ उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, आद्या हम इसके बारे में पता लगा रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर अगर उस आदमी की बातें सच निकली तो? आद्या उसकी आवाज़ सुनकर होश में आती है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं, तो भी हमारे रिश्ते पर इसका कोई असर नहीं होगा। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, और हमारा दिल कहता है। वो आदमी झूठ कह रहा था। दादा सा और बाबा सा हमारे लिए जो किया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। उनके प्यार में कोई झूठ कपट नहीं है, और अगर उन्होंने कुछ हमसे छुपाया होगा तो हमारे भले के लिए होगा। चैप्टर 93 आई कांट लिव विदाउट यू आद्या। और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम किसी और की बातों पर यकीन कर आपसे दूर चले जाएंगे। एक पल के लिए मान भी लें उस आदमी के बातों में सच्चाई थी, फिर भी इस बात से हमारे और आपके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे लिए आप और हमारा परिवार जरूरी है। वो इंसान जिसकी बात कर रहा था, उन्होंने तो हमें पैदा होते ही छोड़ दिया था, हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। हम उन लोगों के लिए अपने प्यार से दूर कभी नहीं होंगे, कहकर उसके माथे को चूमती है। फिर उसकी आंखों में दिखती है, जो हल्की नम थी। वो बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमती है और आगे कहती हैं, आई लव यू। समर्थ जल्दी से उठाता है और जोर से उसे गले लगा लेता है। उसे अब हल्का महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। हर लम्हा ये सोच कर डर रहा था, अगर आद्या उसे दूर चली गई तो। उसका दिमाग आद्या को सच बताने से रोक रहा था और उसका दिल सच बताने को कह रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज उसने बहुत हिम्मत जुटाकर उसने सच बताने का फैसला किया था।
पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसी टेंशन में उसने शराब के 2 ग्लास पी लिए। वो शराब नहीं पीता था। साल में 1 या 2 बार ही वो शराब को हाथ लगाता था। वो भी अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो। आज वो बहुत परेशान था, इसलिए उसने शराब पी आई थी। उसकी टॉलरेंस लेवल ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसे जल्दी नशा होता था। वो आद्या को गले लगे ही कहता है, आई लव यू आद्या, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू सो मच। कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आज उसके मन बोझ जो वो न जाने कब से लेकर घूम रहा था, वो बोझ हल्का हो गया था। उसका किस टाइम के साथ लंबा और पैशनेट होता जा रहा था। आद्या को उसके दिल का हाल समझ आ रहा था। वो भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद समर्थ उससे अलग होता है। शराब और आंखों में आए पानी की वजह से उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसे नींद आ रही थी। वो आद्या को बाहों में उठाकर बेड पर लेट जाता है। रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। आद्या कसम साते हुए कहती हैं, समर्थ प्लीज, आद्या हमें नींद आ रही है। समर्थ अपनी पकड़ कसते हुए कहता है। आद्या को पता था, अब नहीं मानेगा। वो भी अपना सर उसके सीने पर रख देती है। कुछ ही देर में समर्थ सो चुका था। आद्या अपना सर उठाकर देखती है, तो वो सो चुका था। आद्या उसके गाल को सहलाती रही। मन ही मन उस कुछ चिढ़ रहा था, पर समर्थ नशे में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो अब समर्थ के हाथ अपने कमर से धीरे से हटाती है और एक पिलो उठाकर रख देती है। वो कमरे से बाहर चली जाती है। शाम के 7 बज रहे थे। समर्थ की आंखें खुली तो उसका सर भारी हो रहा था। वो आसपास नजर दौड़ाता है तो आद्या उसे वहां नहीं दिखती। वो अपना फोन ढूंढता है। उसका सर भारी हो रहा था। वो टेबल से अपना फोन उठाकर देखता है, तो आद्या का मैसेज था। उद्धरण चिन्ह। टेबल पर नींबू पानी रखा है, पी लीजिए, हम नीचे है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैसेज पढ़कर समर्थ टेबल पर देखता है, तो वहां नींबू पानी रखा था। वो ग्लास उठाकर पानी पीता है और फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में वो नीचे आता है। आद्या किचन में कुछ बना रही थीं। समर्थ अपनी नज़रें इधर उधर कर उसे ढूंढता है। उसे किचन में काम करता देख वो उस तरफ बढ़ जाता है। समर्थ जाकर उसे पीछे हक कर उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। आद्या को समर्थ की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। समर्थ वैसे ही उसे पकड़े हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही है? खाना बना रहे हैं, जानते हैं सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। चलिए खाना रेडी है, हम लेकर आते हैं, मासा को हमने बता दिया है। कहकर उसके गाल पर हाथ रख देती है। कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हो चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या सब साफ कर ऊपर कमरे के बालकनी से बहती नदी देख रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ आज ऑफिस से दोपहर को ही आ गया था, इसलिए वो अभी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं आद्या किसी सोच में डूबी थी। वो अपनी डबडबाएं आंखों से बहती नदी को देखे जा रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर समर्थ वापस आता है, तो उसे आद्या कमरे में नहीं मिलती। वो अब बालकनी की तरफ बढ़ता है। आद्या को वहां खड़ा देख वो जाकर उसे पीछे से बाहों में भरता है। आद्या को जैसे ही उसके होने का एहसास होता है, उसके अभी तक रोके हुए आंसू बह जाते हैं। जैसे उसका एक आंसू आकर समर्थ के हाथ पर पड़ता है, वैसे ही वो चौंक जाता है। वो आद्या को अपनी तरफ मोड़ता है, तो आद्या उसके सीने में अपना सर छुपाकर रोने लगती है। समर्थ उसे बाहों में भरते हुए कहता है, What happened आद्या, आप क्यों रो रही है? वो उसका सर सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आद्या उसके सीने में सर छुपाए सुबकते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी। क्या हुआ आद्या? प्लीज़ पहले आप रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना हमें आपके आंखों में आंसू पसंद नहीं है। प्लीज़ डोंट क्राई। आप क्यों रो रही है?
समर्थ उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहता है। आद्या अब शांत हो चुकी थी। वो उसके गले लगते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी समर्थ, आप जो भरोसा हमें दे पाए हैं, हम वो भरोसा नहीं दे पाए। चैप्टर 94 विधा के पेरेंट्स। समर्थ को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए हुए कहता है, आद्या, क्या बात है, प्लीज़ हमें साफ साफ बताइए। और आप ऐसे क्यों कह रही है? हमसे कोई गलती हुई है? हमने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको बुरा लगा? अगर बुरा लगा हो तो हम सॉरी कहते हैं, पर प्लीज़ ऐसे रोइए मत। हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज़, आपको हमारे प्यार पर अभी भी विश्वास नहीं है ना? आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? आद्या समर्थ की आंखों में देखकर कहती है। समर्थ अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लेता है। उसे आद्या की बात पर गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। वो अपने आप को शांत करते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। आद्या शांति से उसे रही थीं। समर्थ उससे थोड़ी तेज आवाज में कहता है, ये क्या कह रही थी आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आद्या? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको ऐसा लगा? वो अब शांत हो जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, हम आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रही थी? नहीं करते हैं आप हम पर भरोसा। अगर आप हम पर भरोसा करते तो आपने हमें जो बातें नशे में कही वो बातें आप हमें होश में भी बता सकते थे। रक्षित भाईसा से हमने एक बार सुना था, आप जब बहुत परेशान होते हैं तभी शराब को हाथ लगते हैं। आप हमें बताने की बात से इतना परेशान क्यों थे? क्योंकि हम अपने प्यार का यकीन नहीं दिला पाए। आप क्यों इतना डरते हैं? हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आप अगर पुरानी बातों से डर कर ऐसे करेंगे तो हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा एक दूसरे को खोने के डर में जीते रहेंगे। आपको अपने प्यार पर हम पर विश्वास नहीं है क्या? आद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इस बात से ज़्यादा बुरा लगा था। समर्थ ने उससे सब नशे में कहा था। समर्थ को उससे बात करने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। समर्थ कुछ पल के लिए शांत रह जाता है। उसकी पकड़ आद्या पर और कस जाती है। वो उसके गले लग जाता है। अब उसे भी बुरा लग रहा था। वो आद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, ऐसा नहीं है, हमें आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। हम आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस वजह से हम बहुत परेशान थे। आद्या, हम पहले ही आपको 2 बार खो चुके हैं। अब हमें आपसे दूर होने के ख्याल से भी डर लगता है। हम जानते हैं आपको बुरा लगा है, पर अगर हमें होश में होते तो शायद कह नहीं पाते। सॉरी, हम आपसे वादा करते, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कहकर उसके माथे को चूम लेता है। प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए। हम बस इतना चाहते हैं, आप हमसे अपने दिल की बात बिना किसी डर के कहे, बिना किसी हिचक के। आप कहेंगे ना? आद्या उसकी आंखों में देखकर कहती हैं। समर्थ अपना सर हाँ में हिला देता है और उसे गले से लगा लेता है। कुछ दिन बीत गए थे। आज आद्या और शुभम रुद्रक्षी के घर आए थे। रुद्रक्षी कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुई थीं। 2 दिन बाद उसका त्रिशूल के कंपनी के साथ साइन किया था। वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। विधा अभी शुभम के साथ खेल रही थी। आद्या और रुद्रक्षी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। आद्या रुद्रक्षी की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहती हैं, रुद्रा, हम कुछ पूछना चाहते। वो विधा के पापा वो कहाँ? आद्या आगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। उसका सवाल सुनकर रुद्रक्षी एक नज़र शुभम के साथ खेलती विधा को देखती है और कहना शुरू करती है, विधा के पापा का नाम विराट ओबरॉय। हम दोनों लंदन में मिले थे। हमारे कॉलेज में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मेरी एक दोस्त थी। धारा हमारे कॉलेज में ही पढ़ती थी, जो अपनी बुआ के साथ रहती थीं। अपनी पढ़ाई का खर्चा तक खुद उठाती थी। विराट धारा से बहुत प्यार करता था, पर वो हमेशा उससे दूरी बनाकर रहती थी। ये सोचकर कि विराट
ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक था और वो एक अनाथ थी। जिसका इस दुनिया में अपनी बुआ के अलावा कोई नहीं था। अपने और विराट के स्टेटस की वजह से वो विराट के लिए अपना प्यार दबाती थी। पर विराट को पता था वो भी उससे प्यार करती है। बस वो उससे कबूल करना चाहता था। धीरे धीरे वो भी अपना प्यार जताने लगी थी। विराट की फैमिली में बस उसके पापा थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी। वक्त तेजी से दौड़ रहा था। 2 साल बाद धारा ने एक बच्ची को जन्म दिया। उनकी जिंदगी में उनके प्यार की निशानियां आ गई थी। इन सालों में हमारी दोस्ती और पक्की हो गई थी। एक दिन हम तीनों विराट और धारा की बेटी के साथ बाहर गए थे। मैं कुछ खरीदने के लिए रोड के दूसरी साइड गई थी। कुछ देर बाद मैं वापस आते टाइम रोड क्रॉस कर रही थी। मेरा ध्यान नहीं था। मेरी तरफ एक ट्रक तेजी से बढ़ रहा था। पर मेरा सारा ध्यान मेरे सामने की कार में खेल रही उस छोटी सी बच्ची पर था। विराट का जब ध्यान गया वो मुझे आवाज दे रहा था पर मेरा ध्यान कहीं और था। विराट तेजी से मेरी तरफ दौड़। कुछ ही पलों में सब बदल गया था। रोड पूरे रोड पर खून था। विराट रोड पर खून से सना पड़ा था। उसने मेरी जान बचाते हुए खुद की जान खतरे में डाल दी थी। विराट हमारे बीच से जा चुका था। उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी थी। एक पल में सब बिखर चुका था। धारा वो तो जैसे विराट के साथ ही चली गई थी। ना खाती ना बोलती, बस रोती रहती। एक दिन मैं उसकी कमरे में 4 महीने की बच्ची लेकर गई। उस दिन वो बच्ची बहुत रो रही थी। मुझे लगा हमेशा की तरह धारा उस बच्ची को रोता देख भी चुप रहेंगी। पर उस दिन उसने उस बच्ची को अपनी गोद में लिए। उस पूरे दिन बच्ची उसके पास थी। शाम को जब मैं वापस कमरे में गई तो धारा मुझे अपने पास बुलाती है। फ्लैशबैक। धारा रुद्रक्षी को देखकर उस बच्ची का माथा चूमती है और उसे रुद्रक्षी के गोद में उस सोती बच्ची को दे कह रही थी, रुद्रक्षी बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मेरी परी का ख्याल रखना। ये मेरे और विराट के प्यार की आखिरी निशानी है। कभी इसे खुद से अलग मत करना, मेरी परी का ख्याल रखना। रुद्रक्षी को उसकी बातें सुनकर एक अजीब सा डर घेर रहा था। वो बेचैन दिल के साथ कहती हैं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम माँ हो इसकी, तुम्हारे होते हुए मेरी क्या ज़रूरत? तुम क्या सोच रही हो? धारा एक मुस्कान के साथ कहती हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे नींद आ रही, प्लीज़ परी को लेकर जाओ, मुझे सोना है। रुद्रक्षी कुछ देर उसे देखती है और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। उस दिन मैंने उस रूम से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आद्या। अगली सुबह जब मैं रूम वापस धारा को जगाने गई तो वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। वो अपनी 4 महीने की बच्ची की जिम्मेदारी मुझे हमेशा के लिए दे गई थी। वो बच्ची पता है कौन है? कहकर रुद्रक्षी हंसती विधा की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक हादसे ने सब बदल दिया था। उस छोटी सी विधा ने अपने माँ बाप को, एक बाप ने अपने बच्चों को खो दिया। विधा विराट और धारा के प्यार की आखिरी निशानी है। सब मेरी वजह से हुआ आद्या, सब मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। कहकर रुद्रक्षी आद्या के गले लग रोने लगती है। चैप्टर 95 रुद्रक्षीज पास्ट। आद्या की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी दोस्त जो हमेशा हंसती खेलती है, वो अपने अंदर कितना कुछ छुपाए हुए हैं। वो उसे शांत कराते हुए कहती हैं, शांत हो जाए रुद्रा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो हुआ वो उनकी किस्मत थी, आप या हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस पर रुद्रक्षी कहती हैं, मैं खुद समझती हूँ, पर समाज की नज़रों में विधा की माँ मैं हूँ जो बिना शादी एक बच्ची की माँ है। लोग मुझे कुछ कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी विधा नाजायज़ कहते हैं।
वो मैं नहीं सह पाती। उस दिन के बाद मैं वहीं रहती थी। विधा अब मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह। हम उसे वो माँ बाप प्यार देने की पूरी कोशिश करती हूँ आधो, पर फिर भी मैं माँ की कमी तो पूरी कर पाती हूँ पर एक बाप की कमी नहीं कर पाती। मैं उसे उसके पापा के बारे में कुछ नहीं बता पाती। इस हादसे के बाद मैं विधा को लेकर एक बार इंडिया आई थी मॉम डैड से मिलने, पर वो मुझे नहीं समझ पाए। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं किसी की माँ हूँ। आद्या उसके बहते आंसू पोंछते हुए कहती हैं, हम आप पर गर्व है। आप हमारी दोस्त हैं। हम जानते हैं आपके लिए सबके ताने सुनते हुए विधा को पालना कितना मुश्किल है, पर हमें विश्वास है आप उसे अपनी तरफ एक अच्छी इंसान बनाएंगे। पर रुद्रक्षी नासमझी से कहती हैं, रुद्र एक बच्चे के लिए एक माँ के साथ एक बाप की भी जरूरत होती है। और आप पूरी जिंदगी ऐसे अकेले उसे कैसे संभाल सकती है? आपको एक हमसफर की और विधा को एक अपने पापा की जरूरत है। रुद्र और आज नहीं तो कल ये आपको भी समझ आएगा। आद्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, हम पर क्यों कोई दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगा? और मेरे लिए विधा सबसे ज़रूरी है। वो मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं, वो मेरे लिए मेरी बच्ची है। विराट और धारा की आखिरी निशानी, उनका दिया गया खूबसूरत तोहफा। रुद्रक्षी कहती हैं, क्यों नहीं कर सकता कोई प्यार? आप भी तो करती। आपका और उसका भी तो खून का रिश्ता नहीं है। पर कोई नहीं कह सकता ये बात। जैसे उसे एक अच्छी माँ मिली है, हमें पूरा विश्वास है वैसे ही एक अच्छा पिता भी ज़रूर मिलेगा। आपके जिंदगी में कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपको और विधा वो प्यार और इज्जत देगा जो आप दोनों डिजर्व करती है। आद्या कहती हैं, आधू मुझे नहीं लगता मैं किसी से प्यार कर पाऊंगी या विधा किसी को भी अपना पापा मान पाएंगी। रुद्रक्षी कहती हैं, ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे जो वो आद्या से छुपाने की कोशिश कर रही थी। आद्या उसे चिन से ऊपर करती हैं और कहती हैं, अगर हम सही है तो आप किसी से प्यार करती है ना? उसका सवाल सुनकर रुद्रक्षी हैरान हो जाती है। वो अपनी नज़रें चुराते हुए कहती हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे झूठ कहेंगी। इतने सालों शहरों के फासले थे रुद्रा, दिलों के नहीं। बचपन से जानते हैं आपको। आपकी आंखों में कुछ है। बताए, प्यार करती है ना किसी से? आद्या उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती हैं। अब रुद्रक्षी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो आद्या के गले लगते हुए कहती हैं, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ आधू, पर वो मुझे छोड़ चला गया। वो मुझसे प्यार नहीं करता। शांत हो जाए रुद्रा, आप ऐसे रो क्यों रही है? आद्या उसकी पीठ सहलाते हुए कहती हैं। रुद्रक्षी अब शांत हो जाती है और कहना शुरू करती है, मैं और वो कॉलेज में मिले थे। हम दोनों की कभी नहीं बनती। डॉट डॉट जब देखो लगते रहते। फिर हमारी धीरे धीरे दोस्ती हो गई। डॉट 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 पर उसमें भी हमारी नोक झोंक हमेशा होती थी। वो मेरी बहुत केयर भी करता था। डॉट 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 पर उसने कभी मुझे दोस्त से बढ़कर नहीं माना था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह पर मैं उसके लिए फिल करने लगी थी। इसी बीच विराट और धारा के बीच की दूरियां भी कम हो रही थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विराट धारा को वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करने वाला था। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह मैं भी उसकी हेल्प में बिजी हो गई थी, पर इस बीच मेरी और उसकी बात नहीं हो पा रही थी। वो भी कुछ बिजी था और मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। मेरा पूरा टाइम विराट के साथ जा रहा था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है, पर मैं उस दिन बिजी थी, इसलिए मैंने उसे अगले दिन मिलने का कह दिया। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। विराट मेरे साथ धारा को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर हम दोनों को धारा ने देख लिया और हम दोनों को गलत समझ लिया। फ्लैशबैक, विराट अपने घुटनों पर बैठ था। उसके हाथ में एक डायमंड रिंग थी और सामने रुद्रक्षी खड़ी थी। रुद्रक्षी चिढ़ते हुए कहती हैं, विराट अगर तुम इतना टाइम लगाओगे ना तो वो किसी और से शादी कर चुकी होगी। कहो जल्दी। कहता हूँ मेरी माँ, जब तेरी बारी आएगी तब पता चलेगा। विराट भी चिढ़ते हुए कहता है, अब कहो भी, और ये लास्ट टाइम है। वो आती ही होगी।
इसलिए जल्दी एक बार कहकर देखो और उसे इमेजिन करना, आंखें बंद। ओके, रुद्रक्षी उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए कहती हैं। विराट हाँ में सर हिलाता है और अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। फिर अपने हाथ में पकड़ी रिंग आगे कर कहता है, विल यू मैरी मी? धारा। रुद्रक्षी उसके हाथ से रिंग लेती है और उसे खड़े होने को कहती हैं। वो उसकी तरफ देखकर कहती हैं, परफेक्ट, चलो अब ऐसे ही कहना, वरना मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। विराट आगे बढ़कर उसे गले लगाकर कहता है, थैंक यू रुद्रक्षी। रुद्रक्षी उसकी पीठ पर मारते हुए कहती हैं, पागल हो क्या? दोस्त हूँ मेरे। अच्छा चलो, तुम्हारी वाली आ रही होगी और मेरे वाला वेट कर रहा होगा। कहकर जैसे ही उससे अलग होती है, उसकी नज़र दूर खड़ी धारा पर जाती है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उन दोनों को देखकर वहां से भाग जाती है। रुद्रक्षी जल्दी से विराट से दूर होकर कहती हैं, विराट, धारा यहाँ थी, लगता है उसने हम दोनों को ऐसे देखकर गलत समझ लिया है। वो वहां से गई है, चलो जल्दी। वॉट? ओ नो गॉड, चलो, कहकर दोनों उस तरफ भागते हैं। थोड़ी दूर ही उन्हें धारा जाते हुए दिखाई देती है। विराट उसे आवाज देते हुए कहता है, धारा रुको। धारा ने जैसे ही सुना वो उनकी तरफ देखकर भागने लगी। सामने से एक कार उसकी तरफ आ रही थी, पर धारा विराट और रुद्रक्षी की तरफ देखकर भाग रही थी। धारा स्टॉप, आगे देखो, रुद्रक्षी कहती हैं। धारा रुको, सामने देखो, विराट कहता है। जब तक धारा आगे देखती वो कार उसे टक्कर मार चुकी थी। चैप्टर 96 अंजन साक्ष। धारा रोड के एक साइड पर गिरी थी, उसके सर पर चोट आई थी। विराट और रुद्रक्षी शॉक होकर वहां देख रहे थे। विराट जल्दी से धारा के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में लेकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, धारा ओपन योर आइज। धारा प्लीज अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। धारा प्लीज प्लीज आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, प्लीज उठो ना। धारा का खून बह रहा था। विराट उसका खून बहता देख और डर जाता है। वो जल्दी अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके सर पर लगा देता है और रोते रोते कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा धारा, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। तुम जो समझ रही हो वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रुद्रक्षी। वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, प्लीज आंखें खोलो। विराट को खुद पता नहीं था वो क्या बोल रहा है। रुद्रक्षी अब तक कार लेकर आ चुकी थी। वो जल्दी से कार से बाहर आती है और विराट के कंधे पर हाथ रख कहती हैं, विराट, होश में आओ, हमें धारा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। विराट जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और धारा को गोद में उठाकर कार में बैठ जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। धारा को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहीं इस सब के बीच रुद्रक्षी त्रिशूल से मिलने की बात भूल गई थी। वो अभी हॉस्पिटल में विराट के साथ रुकी थी। विराट बस आंखों में आंसू लिए इमरजेंसी वार्ड की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। विराट और रुद्रक्षी जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कुछ पूछते उससे पहले डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर। द इंजरी ऑन द हेड वॉज नॉट डीप, शी फेंटेड जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग एंड बिकॉज ऑफ fear. We are shifting her to the normal ward. In some time she will come to her senses. कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद धारा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। विराट जल्दी से रूम में जाता है। धारा के एक हाथ पर ड्रीप लगी थी और दूसरे हाथ पर बैंडेज लगी थी। विराट उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और चुम लेता है। कुछ ही पल में धारा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी नज़र पास बैठे विराट पर जाती। विराट की आंखें लाल थी। तभी धारा को वो सब याद आता है। वो अपना हाथ विराट के हाथ से खींचने की कोशिश करती है, पर विराट और मजबूती से पकड़ लेता है। वो अब गुस्से में कहती हैं, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, कहकर नज़र फेर लेती है। विराट उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और उसके होंठों को अपने होंठों से छू लेता है।
धारा संभल पाती उससे पहले ही उसके कान के पास जाकर कहता है, आई लव यू। धारा, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगी? धारा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। विराट उसे कंफ्यूज्ड देखकर कहता है, हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता। तुमने वो देखा वो सच नहीं था। वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त हैं और तुम मेरा प्यार प्लीज एक मौका तो दो। तभी दरवाजे से अंदर आती हुई रुद्राक्षी उसकी तरफ देखकर कहती हैं, विराट तुम अपने स्टेटस को देखकर प्रपोज करो, ये तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। विराट गुस्से से रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो रुद्राक्षी? वही बातें जिसकी वजह से ये तुमसे दूर भागती है, तुमसे मुंह मोती है। पूछो इससे क्या सच है या नहीं? रुद्राक्षी कहती हैं। विराट हैरानी से धारा की तरफ देख रहा था। वो उससे कहता है, धारा ये। उसकी बात सुनकर धारा की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। विराट अब उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें इतने वक्त में एक बार भी मेरा प्यार नहीं दिखा? मैं सोचता रहा तुम्हें मेरे और रुद्राक्षी की वजह से दूर भागती हो, और तुम ये ऐसी बातें लेकर बैठी थी। कहकर वो वहां से जाने को हुआ तो धारा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वो रोते हुए कहती हैं, मैं। विराट उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है और आगे बढ़ने लगता है। विराट, रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। विराट एक नज़र पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, ना कभी थी। तुम मुझे उन बाकी लड़कों की तरफ समझ रही थी, और मैं पागल हमेशा इस सपने में जीता आ रहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तब तक नज़ अंदर आ चुकी थी। विराट कुछ कदम ही चला था कि धारा की आवाज़ आती है, तुम गलत समझ रहे हो विराट। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, सॉरी। विराट, आई ऑल्सो लव यू। विराट की कोई रिएक्शन ना देख धारा रोते हुए कहती हैं, ठीक, तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ। मैं भी कोई मेडिसिन और कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी और ये ड्रीप ये भी निकाल देती हूँ। तुम जाओ। कहकर अपने एक हाथ से ड्रीप निकालने लगती है। वो नर्स जल्दी से कहती हैं, वॉट आर यू डूइंग मैम? इट हर्ट्स यू। विराट जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो धारा धीरे से कहती हैं, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। विराट कोई जवाब नहीं देता। इस पर धारा अपना हाथ उसके गाल पर रखकर कहती हैं, आई लव यू विराट। विराट उसे गले लगाकर कहता है, आगे से ऐसा किया या सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई लव यू टू धारा। वहीं रुद्राक्षी अब परेशान थी। त्रिशूल का फोन ... स्विच ऑफ बता रहा था। अगले दिन वो कॉलेज जल्दी जाती है पर त्रिशूल कॉलेज आया ही नहीं था। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। धारा को उसी दिन शाम को डिस्चार्ज दिया था। आज पूरा एक हफ्ता बीत गया था पर ना त्रिशूल कॉलेज आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। त्रिशूल के साथ साथ सोहम भी कॉलेज नहीं आ रहा था। रुद्राक्षी का दिल एक अनजाने डर से घबरा रहा था। वो बार बार उसे फ़ोन लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अभी कॉलेज के गार्डन में बैठी उसे फ़ोन लगा रही थी पर फ़ोन नहीं लग रहा था। अब रुद्राक्षी के आंखों से इतने दिनों से रोके हुए आंसू बाहर आ जाते। तब तक वहां पर विराट और धारा भी आ चुके थे। रुद्राक्षी को रोता देख वो जल्दी से उसके पास जाते हैं। रुद्राक्षी उन्हें देखकर कहती हैं, सब जगह पता कर लिया, उसके घर भी गई थीं, वहां से भी वो शिफ्ट हो गया है। कहाँ ढूंढो उसे, वो मुझे छोड़ तो नहीं चला गया ना? तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कि आधी इंडिया और आधी फॉरेनर लग रही थी। वो आधी हिंदी में कहती हैं, तुम सही कह रही हो, वो तुम्हें और इस कॉलेज को ही नहीं बल्कि ये देश भी छोड़कर चला गया है। तुम्हें नहीं बताया, मुझे तो जाने से पहले मिलकर भी गया। ये थी जेनिफर जो त्रिशूल को पसंद करती थी, पर त्रिशूल का ध्यान हमेशा रुद्राक्षी होता था, जिससे वो रुद्राक्षी से चिढ़ती थी। रुद्राक्षी जेनिफर की बातों से भौंचक्की रह गई। त्रिशूल ऐसे अचानक कैसे कॉलेज छोड़कर जा सकता है? उसने एक बार भी मुझसे से मिलना, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? यही सब सोचते सोचते रुद्राक्षी की आंखें भर आई थीं।
जेनिफर अपना काम कर जा चुकी थी। विराट रुद्रक्षी को रोता देख कहता है, रुद्रक्षी रो मत, मैं पता करता हूँ वो कहाँ गया है। रुद्रक्षी अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी नज़र में उसकी दोस्त तक नहीं हूँ। अगर सचमुच वो मुझे चाहता या फिर दोस्त मानता तो ऐसे बिना बताए नहीं जाता। वो मेरे बिना जी सकता है तो मैं उसके बिना मर नहीं जाऊंगी। आज से वो मेरे लिए कभी कोई था ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं थे। फ्लैशबैक एंड रुद्रक्षी आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, वो मुझे छोड़कर चला गया आधू। मैं उसे बताना चाहती थी कितना प्यार करती हूँ उससे, पर वो उसकी नज़र में हूँ, एक दोस्त भी नहीं बन पाए। कहकर आद्या के गले लग रोने लग जाती है। शांत हो जाए रुद्रक्षी, और ऐसे भी हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई। आप ही कह रही थी ना वो आपकी बहुत केयर करते थे, तो सोचिए वो आपको ऐसे बिना बताए कैसे और क्यों जाएंगे। रुद्रा हमेशा आंखों देखी और कहीं सुनी बातें सच नहीं होती। आप एक बार इस बारे में सोच कर देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं उस पर विश्वास भी दिखाना चाहिए, और आप तो उनकी दोस्त थी ना। खैर, आपको पता है अब वो कहाँ है। आद्या की बात सुनकर रुद्रक्षी शांत पड़ जाती है। वो कुछ सोचते हुए कहती हैं, नहीं, पिछले 5 साल में मैंने ना कभी उसके बारे में सुना है और ना कभी देखा है। हमने जो कहा है उस बारे में सोच कर देखे, और अगर उनका और आपका साथ होना मिलना लिखा होगा तो आप खुद भी नहीं रोक पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान एयरपोर्ट एक 29-30 साल का शख्स गुस्से से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो गुस्से से कहता है, मुझे 1 मिनट में कार चाहिए। कहकर गुस्से में फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद आद्या अभी अभी रुद्रक्षी के घर से निकलकर बाहर आई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो अभी रोड पर चलते हुए ड्राइवर को कॉल लगा रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उसकी नज़र रोड के उस पार खेलते बच्चों पर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ जाती है और उन खेलते बच्चों को देखने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो उन बच्चों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन बच्चों की मासूमियत, उनके चेहरे की मुस्कान सब देख उसे एक सुकून दे रहा था। तभी उसकी नज़र उसकी तरफ आ रही एक छोटी सी बच्ची पर जाती है। वो बच्ची ध्यान से रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक एक कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस बच्ची की नज़र जैसे ही कार पर जाती है वो 2 कदम पीछे लेती है। कार रुक तो गई थी पर वो बच्ची जमीन पर गिर गई। आद्या जल्दी से उस बच्ची के पास जाकर उसकी उठने में मदद करती है। वो उस बच्ची के हाथ पैर चेक करते हुए कहती हैं, आप ठीक हो बेटा? वो बच्ची हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद आद्या उस गाड़ी के पास जाकर उसकी कार की खटखटाती है। ड्राइवर मिरर नीचे करता है। आद्या थोड़ा गुस्से में कहती हैं, गाड़ी देखकर नहीं चला सकते आप? अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो और आपको इतना भी समझ नहीं आता। वो बच्ची नीचे गिर थी, आप उसे उठा तो सकते थे ना। वहीं गाड़ी में पीछे बैठा वो शख्स भी आद्या की सारी बातें सुन रहा था। वो गुस्से से कहता है, ड्राइवर ये क्या तमाशा है? और ये आवाज़ किसकी है? सर वो गाड़ी के सामने एक बच्ची आ गई थी। ड्राइवर डरते हुए कहता है, और ये आवाज़ किसकी है? वो शख्स गुस्से से कहता है, सर वो एक लड़की है। ड्राइवर कहता है, जो करना है जल्दी करो, हमें 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है। वो शख्स गुस्से से कहता है, ये सर। कहकर वो ड्राइवर आद्या की तरफ देखकर कहता है, छोड़िए ना मैडम, गलती से हुआ और उस बच्ची को कोई चोट नहीं आई है। हाँ तो आप क्या उसे चोट लगने की राह देख रहे थे? तभी आद्या को उस शख्स की आवाज़ आती है जो कह रहा था, जल्दी करो। अब आद्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कहती हैं, अपने सर को बाहर बुलाए। चैप्टर 97 अंधेरा और किस। आद्या की बात सुनकर ड्राइवर कहता है, रहने दीजिए मैडम, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर आद्या जाकर पीछे का दरवाज़ा खोलती है और गुस्से से उस शख्स को बाहर आने के लिए कहती हैं। वो ड्राइवर जल्दी से कार से उतर कर कहता है, रहने दीजिए मैडम, गलती होगी।
हमारे सर को जल्दी से अपनी मीटिंग में पहुंचना था। आद्या उस ड्राइवर को इग्नोर कर कहती हैं, आप बाहर आइए, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। वो शख्स अभी तक अपने गुस्से पर काबू कर बैठा था। वो गुस्से से बाहर आता है और कुछ कहता उससे पहले ही आद्या गुस्से से कहती हैं, आपको अभी भी जल्दी है जाने की। आपके ड्राइवर के गलती की वजह से उस बच्ची को चोट लग सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। ऊपर से आप लोगों ने ये देखना तक जरूरी नहीं समझा वो बच्ची ठीक है या नहीं, उसको चोट लगी है या नहीं। कैसे इंसान है आप? और अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो आगे से हर जगह चौप लेकर जाए, कम से कम आपकी वजह से किसी की जान को तो खतरा नहीं रहेगा। वो शख्स बस बिना पलके झपकाए आद्या को देख रहा था। आज आद्या ने वाइट विथ ऑरेंज की कॉम्बिनेशन कलर की साड़ी पहनी थी। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई मेकअप नहीं सिवाय अपने नीली आंखों में हल्का काजल और अपने होठों पर लिप बाम। आद्या की सादगी में आद्या की खूबसूरती थी। वो शख्स बस बिना पलके झपकाए आद्या को देख रहा था। वो उसकी नीली आंखों में देख रहा था। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, देखिए सॉरी, मुझे जाने की जल्दी थी इसलिए ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था। सॉरी, गलती हमारी थी, हमें उस बच्ची को देख लेना चाहिए था। माफ़ी हमसे नहीं, इस बच्ची से मांगिए, कहकर अपने पीछे छुपी उस बच्ची को आगे करती है। वो शख्स अपने सामने उस बच्ची को थोड़ा नीचे झुकता है और फिर उसके गाल पर हाथ रख कहता है, सॉरी बेटा, आपको हमारी वजह से चोट लगी। कोई बात नहीं अंकल, मुझे चोट नहीं लगी, वो बच्ची कहती हैं। फिर वो शख्स आद्या की तरफ देखकर कहता है, आपको भी सॉरी, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, बस प्लीज़ आगे से थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी एक गलती की वजह कभी कभी किसी की जान भी जा सकती हैं, आगे से ध्यान रखिए। इतना कहकर वो आद्या उस बच्ची की तरफ मुड़ती है और अपने घुटनों पर बैठकर कहती हैं, बेटा आप हमारे साथ आइसक्रीम खाओगे? वो बच्ची हाँ में सर हिला देती है। आद्या उस बच्ची को लेकर आइसक्रीम शॉप पर ले जाती है और साथ ही बाकी बच्चों को भी बुलाती है। वो सब बच्चों को एक एक कर आइसक्रीम देती है, फिर अपने लिए एक लेकर खाने लगती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं गाड़ी में बैठा वो शख्स खिड़की के बाहर से आद्या को उन बच्चों को साथ आइसक्रीम खाते देख रहा था। तभी ड्राइवर की आवाज़ आती है, सर, हाँ चलो। वो शख्स कहता है, रात का वक्त, राजवंशी महल। समर्थ अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। वहीं आज रोहिणी और वर्तिका विहान के साथ बाहर गए थे। महल में बस अभी शांति जी, जाया जी और आद्या ही थी। वीर जी और आनंद जी कहीं बाहर गए थे। आद्या अभी अपने कमरे में जा ही रही थी कि लाइट्स चली जाती है। आद्या को अंधेरे से डर लगता था, इस वजह से वो जल्दी से आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, माँ सा, बुआ सा, रंजू, कहाँ है आप? भाभी सा, हम इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा देख कर आते हैं। बाहर जाती रंजू की आवाज़ आती है, रंजू रुके, हमें अंधेरे से डर लगता है। आद्या कहती हैं, पर अब तक रंजू वहाँ से जा चुकी है। तभी जाया जी की आवाज़ आती है, आद्या कहाँ है आप? माँ सा, हम यहाँ हैं। ओप, आद्या जल्दी से कहती हैं, आप वहीं रुके, हम आते हैं। जाया जी कहती हैं, उन्हें पता था आद्या को अंधेरे से डर लगता है। वो आगे बढ़ जाती है। इधर आद्या अंधेरे में एक कोने में खड़ी थी कि किसी के कदमों का एहसास होता है। वो कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। आद्या का दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही पल में वो इंसान आद्या के एकदम करीब आ जाता है और आद्या के कंधे पर हाथ रख देता है। डर के मारे आद्या जोर से चिल्लाए। समर्थ जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख उसे गले लगाकर कहता है, हम हैं। आद्या, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? समर्थ की आवाज़ सुनकर आद्या एक चैन की सांस लेती है। वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती हैं, ऐसे कौन डरता है? हमने कब डराया? हमने तो बस आपके कंधे पर हाथ रखा, अब हमें क्या पता आप इतना डर जाएगी। समर्थ उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, समर्थ, क्या कर रहे हैं? माँ सा यही आ रही है, छोड़िए हमें। आद्या उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती हैं। समर्थ उसे और पास खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। समर्थ की किस बीतते वक्त के साथ पैशनेट होती जा रही थी। कुछ पल बाद वो उसके होंठों से दूर होता है।
और उसके कंधे पर उसके गर्दन पर हल्के किस्से करने लगता है। आद्या उससे कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती हैं, समर्थ हम कमरे में नहीं है, कोई आ जाएगा, हटिए। तभी पीछे से जया जी की आवाज आती है, आद्या आप रुकिए हम कैंडल लेकर आते हैं। आद्या जल्दी से कहती हैं, हाँ माँ सा हम यही रुके हैं। तभी उसे अपने गर्दन पर कुछ चुभा जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। समर्थ ने अचानक उसे किस करते हुए बाइट कर लिया था। जया जी जल्दी से कहती हैं, क्या हुआ आद्या? कुछ नहीं मासा मच्छर ने काटा, आप जाए कैंडल लेकर आइए। आद्या जल्दी से कहती हैं, साथ ही समर्थ को दूर करने की कोशिश करती है। चैप्टर 98 आरंभ डवैन। पर समर्थ तो पूरी तरह से आद्या में खो चुका था। कब उसके किस गर्दन और कंधे हल्के से पैशनेट हो गए उसे भी पता नहीं चला। इधर आद्या अपनी कोशिशें करते हुए धीरे से कहती, समर्थ माँ सा आ रही है, प्लीज। इस बार समर्थ उससे अलग होता है और उसके माथे पर किस कर कहता है, हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ता है तो आद्या उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, समर्थ। समर्थ पीछे पलटकर उसकी तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? हमें ना यहाँ अकेले रहने में डर लग रहा है, प्लीज आप हमें कमरे में छोड़ दे। ये सब कहते हुए आद्या एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। समर्थ को उसकी मासूमियत देखकर बहुत प्यार आ रहा था। वो अब आगे बढ़ता है और उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। वो उसे कमरे में छोड़ता तब तक लाइट्स भी आ जाती है। आद्या अपनी बाहें उसके गले में डाल उसकी तरफ देख रही थी। समर्थ अब उसे रूम लाकर बेड पर बैठा देता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, अब लाइट्स आ गई है, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल आया था। ये सब कहते वक्त उसका चेहरा थोड़ा सीरियल था। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने कमरे में थे। आद्या अभी बालकनी में समर्थ के गोद में बैठी चांद को देख रही थी। तभी अचानक समर्थ उसे कहता है, आपने आज किसी से लड़ाई की ना? उसकी बात सुनकर आद्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उसे घूरते हुए कहती हैं, आपने हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं। इस पर समर्थ उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहता है, जासूस नहीं, वो हमारे आदमी है, आपकी सुरक्षा के लिए। पर हमने कहा था ना, हमें नहीं चाहिए ये सब। आद्या उसके सीने से लगकर कहती हैं, पर हमें चाहिए, हम आपको लेकर कोई लापरवाही नहीं कर सकते। आप राजस्थान की हुक्मरानी सा है, न जाने कितने दुश्मन हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने चाहते हैं। और आप तो हमारी जान है, हमारी कमजोरी भी और हमारी ताकत भी। इसलिए आप आपके लिए ना सही पर हमारी लिए उन्हें रख लीजिए और वो आपको किसी तरह से परेशान नहीं करते। तो आपको क्या दिक्कत है? इससे पहले भी तो वो आपके साथ हमेशा रहते थे। समर्थ उसे समझाते हुए कहता है, इससे पहले कब और हमें क्यों पता नहीं चला? आद्या अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखकर कहती हैं, वो आपके साथ पिछले 6 महीने से है। अब आप हमें बताइए कि आप किससे और क्यों उलझी थी? समर्थ बात बदलते हुए कहता है। इस पर आद्या उसे उस शख्स के बारे में बताती है। आद्या के चेहरे पर यह सब बताते वक्त अभी भी नाराजगी दिख रही थी। समर्थ उसे समझाते हुए कहता है, छोड़िए अब हो गया सो हो गया, आप ऐसे किसी से भी मत उलझिए। क्या पता वो इंसान कैसा होगा, आप भी ना किसी से भी उलझ जाती है। आद्या अपना मुंह फुलाते हुए कहती हैं, हम बेवजह नहीं उलझे थे, गलती उसकी थी। अच्छा अब ये सब छोड़िए। आपको पता है ना कल हमें शादी की शॉपिंग करने जाना है। समर्थ आद्या का ध्यान दूसरी तरफ करते हुए कहता है, हाँ हम जानते हैं, जम खुद ही आपको याद दिलाने वाले थे, कल हमें शॉपिंग करने जाना है, इसलिए कल आप ऑफिस। आद्या की बात समर्थ पूरी करते हुए कहता है, इसलिए कल हम ऑफिस नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर आद्या मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्षी खड़ी के पास खड़ी आद्या की कही बातों के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन कहती हैं, कहीं मैंने आधा सच जानकर उसे गलत समझकर गलती तो नहीं की।
क्या मुझे सब बातें साफ करनी चाहिए थी? मैंने कोई गलती तो नहीं की। मुझे त्रिशूल से सारी बातें साफ करनी होगी। भले ही हमारे रिश्ते में प्यार ना हो, पर मैं अब बिना पूरी बात जाने उसकी दोस्ती नहीं खो सकती। तभी पीछे से विधा अपनी आंखें मलते हुए कहती हैं, मम्मा कहाँ हो? मुझे नींदू आ रही है। आई बच्चा। इतना कहकर रुद्रक्षी उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। इस वक्त विधा के हाथ में एक टॉय था। वो टॉय एक पीले रंग का था और उसके गाल पर 2 लाल कलर के डिंपल थे। वो एक पीकाचू टॉय था। कोष्टक। विधा उस टॉय को हक कर कहती हैं, दे तो मम्मा, आधू माछी ने मेरे लिए मेला बनी लिया है। आप तो बनी को दादू के घर पल ही भूल गई। वो तो अच्छा हुआ, आधू माछी बनी को ले आई। पल माछी को बनी के बारे में आपने बताया। इस पर रुद्रक्षी उसके गाल पर किस करते हुए कहती हैं, ये इस बच्चा, आपकी मासी पूछ रही थीं, विधा की फेवरेट चीज क्या है? तो मैंने कहा मेरी विधा को उसका बनी बहुत पसंद है, वो उसका फेवरेट है। तो मासी ने आपके लिए आपका बनी ला दिया। चलो बेबी, अब हम सोते हैं। कल हम आधू माछी के साथ शॉपिंग पर जाएंगे। अगली दिन आज आद्या और बाकी सब शादी की शॉपिंग के लिए मॉल आए थे। आज मॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। आद्या कार से बाहर आकर बाकी सब के साथ चलने लगती है कि तभी वो बीच में रुक कर कहती हैं, अरे, हम हमारा फ़ोन तो कार में भूल गए। एक काम करे, आप सब आगे चले, हम अभी आते हैं। रुके आद्या, हम लाते हैं। समर्थ उसे रोकते हुए कहता है। इस पर आद्या कहती, कोई बात नहीं, हम लाते हैं, कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आद्या अपना फ़ोन लेकर आ रही थी। ... उसका ध्यान अभी अपने फ़ोन में था। शायद वो किसी को फ़ोन लगा रही थी। तभी सामने से आते शख्स से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही वो शख्स उसे पकड़ लेता है। डर की वजह से आद्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वहीं वो शख्स आद्या को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। उसकी नज़रें आद्या के मासूम चेहरे पर थी। वहीं आद्या को जब दर्द का एहसास नहीं हुआ तो वो हल्के से अपनी आंखें खोलती है। फिर वो जल्दी से खड़ा होकर बिना उस शख्स की तरफ देखे कहती है, सॉरी, वो हमारा ध्यान नहीं था। कहकर वो इंसान की तरफ देखती है तो हैरानी रह जाती है। ये वही शख्स था जिससे कल उसकी बहस हुई थी। वो अपने आप को संभाल कर कहती हैं, वो हमारा ध्यान कहीं और था, हमने आपको देखा नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन समर्थ का था। आद्या जल्दी से फ़ोन उठाकर कहती हैं, हाँ समर्थ, बस आ रहे हैं, कहकर वहाँ से चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं वो शख्स अभी भी उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ आद्या गई थी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, आरम सर, वो आदमी यही है। ये था आरम डिवान, डिवान फैमिली का हेड, एक नंबर का जिद्दी, गुस्सेल और अड़ियल। एक बार जो पसंद चीज पसंद आ जाए उसे पाकर ही रहता है, और अगर उसे वो चीज ना मिले तो उसे ख़त्म कर देता है। उस आदमी की आवाज़ सुन वो होश में आता है और फिर उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, उस लड़की के बारे में सब पता लगाओ। चैप्टर 99 आद्या और अरम फेज लिफ्ट में। उस लड़की के बारे में सब पता लगाओ। उद्धरण चिन्ह। कहकर वो अपने कदम उस तरह बढ़ाता है जिस तरह आद्या गई थी। वहीं आद्या फ़ोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आ जाती है और ऊपर जाने का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट पूरी तरह से बंद होती उससे पहले आरम भी उसी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। आद्या अभी समर्थ से बात कर रही थी। हाँ, हम बस आ रहे हैं, लिफ्ट में है, आप तब तक अंदर जाए, हम आते हैं। दूसरी तरफ से समर्थ कुछ कहता है जिस पर आद्या उसे मनाते हुए कहती हैं, समर्थ, आप क्यों जिद कर रहे हैं, हम बस आ रहे हैं। आरम शांति से उसकी तरफ देख रहा था। वो आद्या की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कुछ गहरे भाव थे। वहीं आद्या की बात अभी भी चल रही थी कि अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो गई, जिससे आद्या थोड़ा डर गई और बात करते करते रुक गई। आद्या की आवाज़ ना आने की वजह से समर्थ थोड़ा परेशान सा कहता है, आद्या, आप ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। आद्या ये कह ही रही थी कि अचानक लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगी और फिर ऊपर जाने लगी। कुछ देर बाद अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। अब आद्या और ज़्यादा डर गई थी।
वो जल्दी से समर्थ से कहती हैं। समर्थ वो लिफ्ट। समर्थ लिफ्ट अचानक बंद हो गई है। लिफ्ट बंद होने की वजह से अंदर बहुत अंधेरा हो गया था और अब तो नेटवर्क भी चला गया था। आद्या जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर है। वहीं अब तक आरंभ ने भी अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी थी। आद्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे बंद जगह पर हमेशा सांस लेने में दिक्कत होती थी और ऊपर से लाइट्स भी चली गई थी। आरंभ बहुत देर से आद्या को ही देख रहा था। वो अब आगे आकर कहता है, आप ठीक है। आद्या बस एक गहरी सांस लेकर हाँ में सर हिला देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर वो अंदर ही अंदर डर गई थी। इधर समर्थ ने फ़ोन कट होने से पहले आद्या की बात सुन ली थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे पता था बंद जगह पर आद्या को सांस लेने में दिक्कत होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो जल्दी से भागते हुए लिफ्ट की तरफ चला गया। साथ ही उसने मॉल के मैनेजर को भी इस बारे में खबर कर दी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो जल्द से जल्द आद्या के पास पहुंचना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इधर आद्या जिस लिफ्ट में थी वो लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर अटक गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आद्या को ठीक से सांस नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा देने की कोशिश कर रही थी। आरंभ उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गया था। वो कब से अपने फ़ोन पर नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर नेटवर्क की वजह से किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने काफ़ी बार लिफ्ट का इमरजेंसी बटन प्रेस किया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आद्या अब नीचे बैठ लंबी लंबी सांसें लिए जा रही थी। आरंभ उसके पास बैठकर कहता है, आप ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आद्या कुछ कहने की कोशिश करती है। पानी, हमें पानी चाहिए। तभी बाहर से समर्थ की आवाज़ आती है। आद्या आप ठीक है, हम आ गए हैं। बस कुछ देर में लिफ्ट खुल जाएगी। आद्या अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश करती रही, पर उसके मुंह में आवाज़ कम आ रही थी। वो धीरे से कहती हैं, समर्थ, पर समर्थ तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो घबराहट और बेचैनी में कहता है, आद्या आप ठीक है, प्लीज़ कुछ बोलिए, हमें डर लग रहा है। कोई है अंदर? तभी उसे आरंभ की अंदर से आवाज़ आती है, जो कि आद्या से कह रहा था, पानी तो यहाँ नहीं है। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद मत कीजिए, आप अपनी आंखें खुली रखिए और सांस लेने की कोशिश कीजिए। इतना सुनते ही समर्थ का दिल बैठ जाता है। वो उन काम करने वाले लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी कीजिए, लिफ्ट खोलिए। उनमें से एक आदमी कहता है, कुछ देर बस, हो गया। इधर समर्थ एक बार फिर आवाज़ देते हुए कहता है, आद्या आप ठीक है, बस कुछ देर, प्लीज़ आप ठीक रहिए। इस बार उसे आरंभ की आवाज़ आती है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये बेहोश हो जाएगी। कुछ देर बाद बहुत मेहनत के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। आद्या खुद को संभालते हुए उठती है और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आती है। वो जैसे ही गिरने को हुई आरंभ अपना हाथ बढ़ाता है, पर तब तक समर्थ जल्दी आद्या को संभाल लेता है। आद्या अभी भी होश में थी। ये देखकर वो एक राहत की सांस लेता है और जल्दी से वहीं एक बेंच पर बैठाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आप ठीक तो है ना? आद्या गहरी सांसें लेती है और खुद को शांत करते हुए कहती हैं, हाँ, हम ठीक है। समर्थ जल्दी से पानी की बोतल लाकर उसे देता है। वो उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। समर्थ जल्दी से उसके गले लग जाता है। वहीं खड़ा आरंभ ये सब देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर समर्थ पर गुस्सा आ रहा था। वो समर्थ को अपनी जलती नज़रों से देखे जा रहा था। उसे समर्थ का यूं आद्या को गले लगाना, उसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो उससे अलग होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, आप सच में ठीक है? आद्या बस हाँ में सर हिला देती है और कहती हैं, हम ठीक है, सच्ची, आप एक दिन हमारी जान लेकर ही मानेगी। समर्थ कहता है। तभी उसकी नज़र वहीं खड़े आरंभ पर जाती है जिसकी आंखें आग उगल रही थी।
चैप्टर 100 शादी का लहंगा। समर्थ आद्या को खड़े होने में मदद करता है और फिर आरंभ की तरफ बढ़ जाता है। वो आरंभ के पास आकर कहता है, आपने आज आद्या की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आद्या अकेले कैसे रहती। इनकी मदद करने के लिए शुक्रिया। आज तो मैं था, पर आपको अगर पता है इन्हें बंद जगह घुटन होती है तो आप कैसे इन्हें अकेले ऐसी जगह जाने दे सकते हैं। आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। आरंभ समर्थ से अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है। उसे समर्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर समर्थ कुछ कहता उससे पहले ही आद्या आगे आकर कहती हैं, आपने हमारी मदद की इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको हमारे समर्थ को हमारा ख्याल कैसे रखें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और आप होते कौन हैं उनसे इस तरह बात करने वाले। पता नहीं क्यों पर आद्या को आरंभ की नज़रों में समर्थ के लिए नफरत दिख रही थी। और उसे आरंभ का यूं एक मुलाकात में ही ऐसा कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो आगे समर्थ का हाथ पकड़कर कहती हैं, हमें चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो आरंभ को एक नज़र देखती है और एक बार फिर कहती हैं, मदद के लिए शुक्रिया, कहकर समर्थ का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। समर्थ आद्या को इस तरह गुस्सा करता देख हैरान था। वो कभी ऐसे किसी पर गुस्सा नहीं करती थी। समर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गले लगाकर कहता है, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से में है? आप उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, आपके साथ ऐसा फिर ना हो बस इसलिए कह रहे थे। वो बस आपकी फिक्र कर रहे थे। आप क्यों इतनी गुस्सा है? नहीं, वो गलत थे, उनका कोई हक नहीं है हमारी फिक्र करने का, वो हक बस आपका है। बस आपका। वो कैसे आपको ऐसे कह सकते हैं? हम जानते हैं आपको हमारी कितनी चिंता है और वो कौन होते हैं आपको बताने वाले। हमारा ख्याल कैसे रखें, हम उन्हें जानते तक नहीं। आद्या उससे दूर होकर कहती हैं, अरे बस बस कितना गुस्सा। और किसने कहा वो हमें नहीं जानते? वो हमें जानते हैं। समर्थ उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है। आद्या हैरानी से उसे देखती है तो वो कहता है, वो हमारे मेवाड़ वाले प्रोजेक्ट के पार्टनर है, कल ही अमेरिका से इंडिया आए हैं। क्या? आद्या के मुंह से निकलता है। वो अब अपने सर पर हाथ रख कहती हैं, कल हमारी बहस जिनसे हुई थी वो यही है। क्या अब वो आपके साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ देंगे? सॉरी, हमें सच में नहीं पता था। हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे और कहेंगे कि आपके साथ पार्टनरशिप ना तोड़ें। आद्या बहुत परेशान सी कह रही थी। समर्थ उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो आसपास देखता है। इस वक्त वो जगह बिल्कुल खाली थी। वो अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपने पास खींचकर उसके गाल पर अपने होंठों से छू लेता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आप शांत हो जाए, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पार्टनरशिप तोड़ दी तो तोड़ दी। आप हमारा वजूद है और हमारे वजूद को झुकाकर हम कोई काम नहीं करेंगे। अब और ये छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कीजिए। हमें हमारी प्रिंसेस हंसती मुस्कुराती और नाचती हुई पसंद है। नाचती हुई कहते वक्त वो उसके गाल को अपने गाल से छू लेता है। उसे आद्या का वो डांस याद आता है जो वो बारिश में कर रही थी। फिर उसे वो अपना खूबसूरत सपना याद आता है। वहीं समर्थ को कहीं और खोया देख आद्या उसे हिलाते हुए कहती हैं, कहाँ खो गए आप? चले, हमें शॉपिंग करनी है, सब इंतजार कर रहे होंगे, चले, कहकर आगे बढ़ जाती है। समर्थ भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल देता है। वहीं दूसरी तरफ आरंभ अभी गुस्सा में वही खड़ा था। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी, पर आज आद्या ने उसे ऐसे बात की। पर उसे इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा कि आद्या समर्थ के लिए किसी से भी लड़ जाती है। अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो वो अब तक उसे जान से मार चुका होता, पर पता नहीं आद्या में क्या था कि जब से उसने उसे देखा था उसके सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, वो आदमी तीसरे फ्लोर पर है। ठीक है, चलो, कहकर वो अपना ध्यान आद्या से हटाकर तीसरे फ्लोर पर चल देता है। वहीं दूसरी ओर
आद्या भी तीसरे फ्लोर पर अपने लिए शादी का लहंगा सिलेक्ट कर रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर एक अच्छा लगता तो वो रोहिणी को अच्छा नहीं लगता, वर्तिका निकल देती तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्राक्षी भी उसकी हेल्प कर रही थी। वहीं सोफे पर बैठे समर्थ, शुभम, रक्षित और विधा उन चारों लड़कियों का ड्रामा देख रहे थे। विधा अपने छोटे छोटे हाथ अपने सर पर मारते हुए कहती हैं, ओफो मम्मा, अपने मेली माछी को अपने जैसा बना दिया। आप सब कितना टाइम लगा रहे हो? रक्षित भी उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, इतनी छोटी बच्ची समझ रही है। तुम सब पिछले 2 घंटे से इस मॉल के हर दुकान में लगभग 3 बार जा चुकी हो और अभी तक एक भी कपड़े सिलेक्ट नहीं किए। समर्थ अपनी जगह से उठता है और जाकर आद्या के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो एक सल्स गर्ल को इशारा कर कुछ कहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसका इशारा पाते ही वो सल्स गर्ल वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक अपने हाथों से एक ट्रॉली धकेलते हुए आती है। फिर उस पर लगा कपड़ा हटा देती है। कपड़ा हटते ही सबकी नज़र एक लहंगे पर जाती है। वो लहंगा मरून कलर का था, जिस पर गोल्डन कलर की डिज़ाइन साथ ही डायमंड लगे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सबकी नज़र उस लहंगे से हट ही नहीं रही थी। समर्थ आगे जाता है और उस लहंगे का दुपट्टा निकालकर उसे आद्या के सर पर रख आईने के सामने कर देता है। दुपट्टा लेने भर से आद्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। समर्थ बस उसकी खूबसूरत में खोया हुआ उसे देख रहा था। सबकी नज़र आद्या से हट सी नहीं रही थी। वो दुपट्टा लेने भर से किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। आज आद्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वहीं किसी और की भी नज़रें आद्या को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी देखकर कहता है, आपका लहंगा, हमने इसे आपके लिए पसंद किया है। आपको पसंद आया? Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn Story of Love and Hate.